हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पिंसर की ईयर बुक की हम लोग सीरीज चला रहे थे। ये आज हमारा 7वां लेक्चर होगा। इसको हम जल्दी से ख़त्म कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस समय है। यहाँ पर आप लोग अपना रिवीजन भी करते हैं, तो आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पर मान सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टों पर ही चर्चा की जाती है। हम लोग कोई एक्स्ट्रा बात यहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं। यदि आप लोगों को मेरा ये जितने भी मैं वीडियो आपके लगभग 7 वीडियो यहाँ पर आपके साथ लेक्चर लेकर आया हूँ, आपको अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। अगर देखने के बाद आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी मेहनत भी कर रहा हूँ और साथ साथ आप लोगों के लिए मैंने इस बुक की इम्पॉर्टेंट तथ्यों की मैंने पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। 5 नवंबर से आपके लिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया होगा। वहाँ पर जाकर आप उसको पहले अपना वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको 5 तारीख को लगभग सब दे दूँगा। लगभग 2-3 बच्चे मेरे साथ अभी ढंग से जुड़ चुके हैं और भी बच्चे हैं जो मेरे दूसरे टेलीग्राम पर जुड़े हैं। मैं उनको भी एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और सारे के सारे बच्चे जब एक साथ ग्रुप में हो जाएंगे तब मैं सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, मेन चीज़ क्या है, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए और बाकी हम लोगों को इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग हमें इसके बदले क्या देते हैं। बस मैंने आपसे एक ही चीज़ बोला था, स्टार्टिंग में भी यही चीज़ बोली थी, आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन विद्यार्थियों तक शेयर करें जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने आगामी परीक्षा के लिए और उनको मेन फैक्ट पता तो है। देखो, मटेरियल सबके पास बहुत ज़्यादा है, पढ़ना कैसे है यहाँ पर बस इसी चीज़ पर चर्चा की जाती है। हम लोग पूरी इस बुक को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस उसके अंतर्गत, जैसे मैंने आपको सबसे पहले दिन आपको ये बताया था, उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियाँ, उत्तराखंड में संचालित कुछ प्रमुख योजनाएँ, और उसके बाद मेरा तीसरा लेक्चर था संस्थापनाओं के बारे में। मैंने इसके अंतर्गत ये बताया था कि प्रश्न कहाँ से आयोग पूछ रहा है। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए क्या करवाया था, खनिज संपदा करवाया था। फिर उसके बाद मैंने आभूषण पूरे करा दिए हैं। अब आपका आता है प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल। इसके बारे में आज हम अच्छे से चर्चा कर रहे होंगे। बस आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि 2 मिनट में हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। हम जल्दी जल्दी से इसको पूरा करेंगे, यहाँ पर कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी हिंदी की स्टार्ट की है सीरीज, जिसमें हम लोग सॉल्व पेपर पूरा अच्छे से कर रहे हैं। 20-20 क्वेश्चंस हमारे वहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। प्लीज़ आप उसको जाकर भी देख लीजिए। वो सिर्फ 15 मिनट की वीडियो होगी। आज से ही शुरू की है, लगभग 50 दिन तक यहाँ पर हम 50 सॉल्व पेपर पूरे कंप्लीट कर लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो हमारा आज का लेक्चर है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, हम प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ के होंगे। तो ये हरिद्वार आपको पता है उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखो, यह 4 धाम का प्रवेश द्वार है। इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। हर की पौड़ी यहीं पर है, कंखल यहीं पर है, मनसा देवी यहीं पर है, चंडी देवी यहीं पर है, माया देवी यहीं पर है, भीमगौड़ा यहीं पर है। भीमगौड़ा आप अच्छे से समझ चुके होंगे, जहाँ पर पहले इंसानों को, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आदमियों को ख़रीदा जाता था। यहीं पर ही होता थी गुलामी व्यवस्था आपकी। यहीं पर भीमगोड़ा में होती थी, जहाँ पर 2-2 3-3 रुपए में इंसानों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। यही वो जगह थी, कहाँ पर, हरिद्वार के अंतर्गत। फिर उसके बाद आपका आता है सप्तऋषि। सप्तऋषि के बाद आपका आता है आश्रम, सप्तऋषि आश्रम। फिर ये प्रमुख स्थल है, इसको आप देख लेना। फिर उसके पिरान पिरान कलियर आता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन जिन पर मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा बस आपको उसमें टिक करना है। ये कहाँ पर है, ये हरिद्वार में रुड़की के समीप है। एक तीर्थ स्थल कलियर शरीफ है, याद रखना। इस स्थान पर हजरत, ये सीधे क्वेश्चन पूछ देंगे, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। पिरान कलियर के अंतर्गत है। मैंने फिर बता दे रहा हूँ, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर है या मिजार कहाँ पर है, ये आपकी पिरान कलियर के अंतर्गत है। उनके भक्त सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ रोज़ाना लंगर लगता है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर किसकी दरगाह है, तो ये नाम दे दिया जाएगा आपका। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको लेकर आता हूँ। क्या क्या फैक्ट लेकर आ रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। पिरान क्लियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इनकी दरगाह थी। उसके बाद आपका आता है, देखो यहाँ पर हरिद्वार के अंतर्गत भीमगोड़ा बताया मैंने। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर इनका बताया। अब आता है हमारा देहरादून। देहरादून यह राज्य का अस्थायी राजधानी है। टपकेश्वर मंदिर,
सीधे पूछेंगे टपकेश्वर मंदिर कहाँ है, देहरादून में है। गुरु रामलाल दरबार कहाँ है, देहरादून में है। सहस्त्रधारा कहाँ है, एफआरआई कहाँ है, डियर पार्क कहाँ है, आदि प्रमुख स्थल हैं। राजधानी होने के कारण यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नगर की जनसंख्या क्षेत्रफल लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ की लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम आपसे बात कर सकते हैं इसमें कि प्रसिद्ध भीम पुल कहाँ पर है। ये देखो डायरेक्ट जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं ना, डायरेक्ट बनते हैं। ये कहाँ पर है, इससे मैं बात कर लेता हूँ। प्रसिद्ध भीम पुल आपका कहाँ पर है, ये चमोली के अंतर्गत आता है। यदि मैं आपसे बात करूँ कि माणा गाँव, अगर मैं बात करता हूँ माणा गाँव के निकट सरस्वती नदी पर स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग चमोली के अंतर्गत, यहाँ पर एक सेकेंड पूरा ढंग से दिखा देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं भीमपुल जनपद में, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँगा टाइगर फॉल कहाँ पर है, जनपद देहरादून में स्थित है। चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काला डूंगी नैनीताल पर है, ये आप सब जानते हैं। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं राजकीय संग्रहालय है। जब मैंने आपको वहाँ पर वो बताया था, संस्थापनाएं बताई थी, तो वहाँ पर मैंने काला डूंगी के बारे में चर्चा की थी। 1965 में पर्वतारोहण, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पुराना टिहरी शहर जो बांध बनने के कारण अब जलमग्न हो चुका है, भिलंगना तथा भागीरथी नदी के तट पर संगम पर बसा हुआ है। याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सब कुछ पता है, बस मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ। आपको ऋषिकेश के बारे में जब मैं हरिद्वार का पूरा करवाऊंगा तब मैं वहाँ आपको ढंग से बता दूंगा, तब भी मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि ऋषिकेश का पौराणिक नाम कुब्जामृक था। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर केदार खंड के अनुसार मुनि रैभव्य ने आम के पेड़ का आश्रय लेकर कुब्जा रूप से भगवान के दर्शन किए थे, इसलिए यहाँ पर इसको कुब्जा मृग कहा गया है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसके बाद नीलकंठ है, नीलकंठ देख लेना। ये जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश के निकट स्वर्गा आश्रम के पीछे मणिकूट पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। यह प्रतिवर्ष श्रावण माह पर एक बड़ी संख्या में भक्तगण पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। स्वर्ग आश्रम से यहाँ 11 किलोमीटर। देखो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, नीलकंठ कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए पौड़ी गढ़वाल में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश के निकट है। आपसे बस यही पूछा जाएगा किसके निकट है, कहाँ पर है, तो बस आपको पता होना चाहिए पौड़ी गढ़वाल में है। मसूरी की बात कर लेते हैं, सब लोग जानते हैं मसूरी के बारे में। पहाड़ों की रानी, देखो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, मसूरी को कहा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो मुझे इंपॉर्टेंट है, हम बस सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। बस आप मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से बने रहिएगा। थोड़ा सा एक सेकंड मैं आप दिखा देता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर है सिरमौर राइफल के कैप्टन यंग ने मसूरी शहर के पिछले भाग को कैमल्स बैक का नाम दिया था। याद रखना, कैमल्स बैक का नाम क्या दिया था, से किसको दिया था, ये आपको दिया था मसूरी शहर के पिछले भाग को। यहाँ के दर्शनीय स्थल में कैम्पटी फॉल, गन हिल, कैमल्स बैक, म्यूनिसिपल गार्डन, नाग टिब्बा, धनौल्टी, लंडौर बाजार और कुल्हाड़ी बाजार यहाँ पर है। शीतकाल में यहाँ सूर्यास्त के समय विंटर लाइन के अद्भुत दृश्य मिलते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि विंटर लाइन किस जगह पर देखने को मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मसूरी की एरिया पे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका आता है कैम्पटी फॉल। कैम्पटी फॉल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मसूरी के निकट बड़कोट पर 12 किलोमीटर की दूरी पर कैम्पटी फॉल है और यहाँ पर लगभग 50 फुट लंबी ऊंचाई पर कई झरने एक साथ गिरते हैं, जिसके फलस्वरूप रमणीय दृश्य दिखता है। ये प्रश्न आपसे सीधे पूछा जाएगा, ये फॉल कहाँ पर है, तो ये मसूरी पर यानी देहरादून वाले एरिया पे है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाखा मंडल, सब लोग जानते हैं। ये लाखा मंडल कहाँ है, देहरादून में है। देहरादून में ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसके बाद चक्राता भी ये देहरादून का ही भाग है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं। जब मैं देहरादून इन सब के बारे में बताऊंगा, ये बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ऊपर से मैं एक ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, सब होने को तो बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थल हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ को लेकर आता हूँ, नहीं तो मैं बाकी और चीज़ों को आपके सामने हटा। जैसे ग्वालदम है, ग्वालदम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्वालदम बागेश्वर और चमोली जनपद के सीमांत द्वार पर स्थित प्राकृतिक है। यहाँ पर आप बस मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताइए ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था, बस इतना बस मुझे नॉर्मल आपको बताना है ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच लड़ा गया था। इसका आप कमेंट सेक्शन पर मेरे को आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंतर्गत, बसा ग्वालदम देवदार बांस बुरांस घने वृक्षों से ढका हुआ है। नंदा
घुघुंटी और नंदा देवी त्रिशूल हिम शिखरों का मनोरम दृश्य यहाँ दिखाई देता है। ग्वालदम सेब और चाय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अब उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत आपका एक अंग्यारी का अपनी पौराणिक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखो क्या, ग्वालदम से 15 किलोमीटर दूर पर अंग्यारी, याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाएगा कि अंग्यारी कहाँ पर स्थित है, ग्वालदम के पास स्थित है। ये याद रखना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ग्वालदम 22 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ है, 36 दूरी पर कौसानी है और 45 दूरी पर बागेश्वर है, 22 किलोमीटर की दूरी पर थराली है। फिर उसके बाद आता है जोशीमठ। जोशीमठ को भी आप लोग देख कर जाइएगा। जोशीमठ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भगवान नरसिंह और वासुदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्या की, यहाँ पर तपस्या की और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने की थी? गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जोशीमठ के इस समय श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कार्यालय हैं, याद रखना, समिति का कार्यालय भी यहीं पर है। जोशीमठ के कई तीर्थ स्थलों जैसे 44 किलोमीटर विष्णुप्रयाग, 12 किलोमीटर तपोवन, 15 किलोमीटर के अलावा फूलों की घाटी 38 किलोमीटर को भी मार्ग यहीं से जाता है। तो जोशीमठ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी जो फैक्ट होते हैं हम उस पर चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर आ गया है एक, बद्रीनाथ धाम के पुजारी दक्षिण भारत स्थित महालाबाद क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशज हैं, जिनको रावल कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि रावल कहाँ के पंडित हुआ करते हैं, तो बद्रीनाथ मंदिर के होते हैं। देखो ये क्वेश्चन बने हैं, जो जो क्वेश्चन बने हैं मैं वो आपके सामने बिल्कुल तुरंत लेकर आया हूँ। तृतीय केदार के रूप में विख्यात तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। देखो सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है। यही चीज़ें हैं जो जो आपके सामने इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं अच्छे से लेकर आ रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं औली की, तो औली भी घूमने की बहुत अच्छी जगह है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने इसके लिए पेपर के लिए ही देख रहे हैं, मेन चीज़ें आपको ये भी पता होना चाहिए। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो ये जगह कहाँ कहाँ पर है। तो औली आपकी चमोली के अंतर्गत आती है। जोशीमठ के से बस द्वारा 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औली स्काइकिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 5 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा यहाँ स्काइकिंग केंद्र है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ हनुमान की माता अंजनी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं बाकी आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा मैं बस ये बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सीधे पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा पंच केदार है, कौन सा पंच प्रयाग है, कौन सी पंच धाराएं हैं। ये देखो सारी की सारी लिखी हुई हैं, बस आपको देखना है। पंच बद्री में हम जाते हैं तो बद्रीनाथ है, आदि बद्री है, योग ध्यान बद्री है, भविष्य बद्री है, उसके बाद वृद्ध बद्री है। याद रखना ये 5 बद्री हैं। फिर पंच केदार के अंतर्गत केदारनाथ, महेश्वर, मद महेश्वर नाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये आते हैं। पंच प्रयाग के अंतर्गत विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग हैं। पंच धाराओं के अंतर्गत अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी आती हैं। देखो यही चीज़ मेन है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कभी कभी आपके यहाँ से पूछ ले जाएंगे। देखो माणा कहाँ है? माणा सबसे दूर पर बसा एक गांव है, ये पता होना चाहिए। इसके बारे में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी, और गणेश जी ने यहाँ पर गणेश की गुफा में, यहाँ पर आपको पता ही है, उन्होंने महाभारत लिखी थी। ये सब पता है, ये चीज़ें, ये कहानी है, कहानी नहीं आती है। इसके अंतर्गत ये आएगा। माणा गाँव कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। ये सबसे दूर पर स्थित एक गाँव है। फिर उसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या है, गढ़वाल की देवियां हैं। देखो देवी मंदिर हैं जिनके बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नंदा देवी लाता, फिर नंदा देवी करूड़ दसोली पर है, नंदा देवी उर्फई नौटी गांव पर है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सीधे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। देखो लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। देखो मैं सारी चीज़ें इसको मैं करवाने के लिए आपका करीबन 1 घंटा लगना चाहिए, परंतु मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप रूपकुंड देखकर जाना। रूपकुंड के अंतर्गत यहाँ से होमकुंड भी जाया जाता है, याद रखना। अब हम रूपकुंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। समुद्र तल से 4501 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत के समीप स्थित रूपकुंड वेदनी बुग्याल कहाँ है? सीधे डायरेक्ट पता लग गया ना रूपकुंड में।
ये रूपकुंड यानी इधर साइड को, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें देख लीजिए। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। रूपकुंड कटोरे के आकार का कुंड है, पूछ लेंगे कटोरे के आकार का कुंड कौन सा है, तो रूपकुंड है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ नारायण आश्रम की, तो नारायण आश्रम में हम लोग बात करते हैं। नारायण आश्रम आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है, बहुत बार बना है। नारायण आश्रम कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ये प्रश्न यहीं से बनते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें देखो, इसमें लिखा है ऊंचाई पर स्थित नारायण आश्रम का मानसरोवर पर स्थित एक मुख्य पड़ाव है। इसकी स्थापना 1936 में नारायण स्वामी ने की थी। पर्यटन की स्थिति में यह अत्यंत मनोहारी दृश्य यहाँ पर होता है, स्थल है। ठीक है, उसके बाद हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं। सौर घाटी में स्थित पिथौरागढ़ कटोरे की शकल में फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुमाऊं वाले क्षेत्र में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट और है, देखो देवी के मंदिर, पहले थोड़े और थे, वही मैंने पूरे करा दिए। फिर उसके बाद आपके कुमाऊं के देवी के मंदिर हैं, इनको पूरा ढंग से देख लीजिए कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पर मैं आपको बस बता दूंगा जो जो मुझे लगेगा। देखो ग्लेशियर आ जाते हैं। ग्लेशियर में पिंडारी ग्लेशियर है, मीलम ग्लेशियर है। जिन जिन ग्लेशियरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बस इनको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस देखना है और इन चीज़ों पर ही इंपॉर्टेंट करना है। ये ग्लेशियर कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कफनी ग्लेशियर पता होना चाहिए, बागेश्वर के अंतर्गत आता है। मीलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्योंकि वन लाइनर के पेपर बनते हैं हमारे, तो आपको सीधे पूछ लिया जाएगा पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है। तो इसके अंतर्गत फिर एक मुक्तेश्वर आएगा। मुक्तेश्वर में आपको पता है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। भारतीय पशु चिकित्सा शौक संस्थान, यही इंपॉर्टेंट है इस मुक्तेश्वर से, और ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रवास के दौरान गीतांजलि पुस्तक लिखने की शुरुआत यहीं से की थी। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद मुंशियारी के अंतर्गत पढ़ेंगे, मुंशियारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर बिनसर जो ये बुक है, जहाँ जिस बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बिनसर के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर रानीखेत आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत बनता है, बिनसर अल्मोड़ा के अंतर्गत बनता है। मुंशियारी आपका ये क्या कहते हैं, ये लिखा है मुंशियारी अर्थात मुनि का सेरा, तपस्वियों का तपस्थल होने के कारण इसका नाम मुंशियारी पड़ा। मुंशियारी जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत पाया जाता है। यहाँ नैनीताल, नैना पीक, यहाँ से नैनीताल, नैना पीक, बेरीनाग आदि विमान दृश्य दिखाई देते हैं। मुंशियारी के ऊनी वस्तु, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो बना है। ऊनी वस्तुओं शॉल, दान, कालीन, पंखी, पश्मीना और जड़ी बूटियाँ आदि कहाँ पर मिलती हैं, आपको पता होना चाहिए मुंशियारी पर मिलती हैं। देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग इसको तुरंत नहीं कर पा रहे। आप लोग एक इसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं या फिर इसको थोड़ी देर रोक के आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, रानीखेत में आपको पता है कुमाऊं रेजिमेंट है, इससे पहले कहाँ था, आगरा में था, कब इसको लाया गया, ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं कुमाऊं रेजिमेंट और मैंने गढ़वाल रेजिमेंट करवाई थी वहाँ मुझे अच्छी तरह बता दिया था मैंने। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत में कब लाया गया, बस आप मुझे इतना छोटा सी चीज़ बताइए। उसके बाद गोल्फ का मैदान भी रानीखेत में है। कौसानी के बारे में पढ़ते हैं, कौसानी में देखो सुमिता नंदन पंत का कौसानी ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनाशक्ति आश्रम और सल्ला बहन द्वारा एक लक्ष्मी आश्रम भी कहाँ पर है, कौसानी में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1929 में अपने कौसानी प्रवास के दौरान यहाँ पर अनाशक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका, ठीक है, गीता की भूमिका लिखी थी। यहाँ ग्वालदम और गरुड़ बागेश्वर आसानी से पहुँचा जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता चुका हूँ। लोहा घाट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद नानक मत्ता, ये सबको पता है नानक मत्ता क्या है। जनपद उधम सिंह नगर में स्थित नानक मत्ता सिखों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता के अनुसार 10वें गुरु गोविंद सिंह का है। देखो यहाँ पर पूछ लेंगे नानक मत्ता किस से रिलेटेड है, तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर पूछ लेंगे कौन से गुरु से, यहाँ पर आपको अंगद दे देंगे, अर्जुन देव दे देंगे, आपको दे देंगे यहाँ पर क्या कहते हैं गुरु नानक देव दे देंगे, गुरु गोविंद सिंह दे देंगे। पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह से यहाँ पर रिलेटेड है। जो जो चीज़ें हैं वो मैं वही करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर नौकायान भी किया जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि हर साल यहाँ पर करोड़ों को यहाँ पर दान कर दिया जाता है, ये नहीं बताते कि कौन दान करता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा चीज़ें जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, बस आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचना है या फिर आप थोड़ा वीडियो पॉज करके दोबारा पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा ये लंबा वीडियो हो रहा है और अब मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम कम है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ाता हूँ। रीठा मीठा साहिब, इसको ये चंपावत के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर है, किसका किसके लिए है, ये भी सिखों की पवित्र स्थल है, ठीक है, इसके बारे में हम कर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके, यहाँ पर गुरुद्वारे के समीप मीठे रीठे
मीठे रीठे का एक वृक्ष है जो बैसाख पूर्णिमा पर गुरुद्वारे में विशाल मेला भी लगता है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब रह गया है आपका बुग्याल वाला, हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल, जिसको हम तारीख अगर मैं लेकर चलूँ तो 19 तारीख होगी कल की। ठीक है, 19 तारीख होगी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 19 तारीख है, 19 अक्टूबर 2022 को हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। लगभग थोड़ा सा ही, अब ज़्यादा नहीं रह गया है। आप लोग बस मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह बने रहिए। अभी इसके लगभग इसमें करीबन 1000 प्रश्न हैं, वो पूरे प्रश्न मुझे करवाने हैं। मैं लास्ट में उनको अच्छे से करवाऊंगा जब हमारे लास्ट के दिन होंगे, 25 के बाद जितना भी दिन होंगे, मैं उसमें सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या यहाँ इसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो सब मैं करवा रहा हूँगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को बस ये बताने आया हूँ कि प्रश्न कहाँ से उठते हैं। देखो, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, पॉइंट इतना है कि आप लोग अपने नोट से पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले किसी दूसरी क्लास में, कल के दिन पक्का आएंगे। और दूसरा, यहाँ पर जब बुग्याल है उसको पूरा अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।